made to answer the asked questions, and inference are drawn about their suitability selection to the quality of their responses and the manner in which the responses are given. तो इसमें एक इंटरव्यू मेथड में आप कुछ आपके कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, देन यू आस्क टू द स्टूडेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर एंड देयर रिस्पॉन्सेज आपको अपना जो भी आप इन्फ्रेंस निकालते हैं या आपको जो जानना होता है, जो आपका पर्पस होता है, वो सॉर्ट आउट होता है. तो इट कैन बी इधर ऑरल और रिटन और कैन बी बोथ. ये दोनों तरीके से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है एंड कैन बी रिटन हो सकता है. एंड हियर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज में आ गया पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा कि आपका एक बंदा होगा, एक इंटरव्यूअर होगा और उनका आपस में डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या फिर ग्रुप ऑफ इंटरव्यूज होंगे और आप पर्सनली एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा. ग्रुप इंटरव्यूज में आपके काफी सारे आपके साथ में बैठे होंगे आपके कैंडिडेट्स और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा. हियर द रिस्पोंडेंट वर्क एज ए ग्रुप, listening to each other comments and answering the question put up by the interviewer. तो ग्रुप में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप एज ए टीम आप रिप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इज टेलीफोनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू. इसमें जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारा टेलीफोन हो गया या कई बार आपका ईमेल पे भी इंटरव्यू आता है, आपको पूरा एक इंटरव्यू का फॉर्मेट भेज दिया जाता है जिसमें आप रिप्लाई करते हैं, या टेली कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको इंटरव्यू लिया जाता है. तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारे यूज किए जाते हैं. तो ये टेलीफोनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू के अंदर आता है. देन अब आप ये देखें कि फॉर्मेट्स क्या क्या हो सकते हैं इंटरव्यू के. तो जैसे कि हमारा ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन भी हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल था. तो फॉर्मल में क्या था, सारी चीजें ऑलरेडी प्री प्लान्ड थी कि ये चीजें होंगी, इतने क्वेश्चन, मतलब ये हमको ऑब्जर्व करना है, उसको टाइम दे देंगे, सारी चीजें होंगी. द सेम वे इन स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में पहले से एक स्ट्रक्चर प्लानिंग हो जाती है कि हमको इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं और उनके सीक्वेंसेस क्या होंगे, और हमको बेसिकली एक जो हम डिजायर्ड कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब हम अननेसेसरी फालतू के जो डिस्कशन ना होके जो टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स हो, उस पे हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं. तो हियर द फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू इज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड and standardized well in advance. सब कुछ already decided होता है. Done by selection of appropriate questions, put them in proper order and sequences, and to decide what type of answer will be able to give required information. यानी कि हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि ये क्वेश्चन होगा और इसमें वो उसका ये आंसर आना चाहिए जिससे जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो जाए. Here the desired control can be effectively exercised over the total operation of the interview. तो इसमें जो इंटरव्यूअर का है अपना एक होल्ड रहता है पूरे उसकी डायरेक्शन में कि वो इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है. एंड नॉन स्ट्रक्चर एंड नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या हो जाएगा कि ये बहुत कैजुअल वे में होगा, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा. इसमें आप जो रिस्पॉन्स देंगे उसके बेस पे इंटरव्यू दूसरा क्वेश्चन कभी भी कैसे भी पुट अप कर सकता है. तो ये इन डेप्थ इंटरव्यू होता है कि आपके एज पर योर रिस्पॉन्सेज the interview decide where the interview will go. So here neither any proper format decided on prior basis nor a set of prior decision about the evaluation of the responses. इसमें ऐसा कुछ भी बेस नहीं होता है कि मैं ये पूछूंगा या उसका ये रिप्लाई आना चाहिए या फिर ये फाइनल डिसीजन तक हमको आना है. The interviewer is totally free to put up any type of questions to the subject for helping him to get the desired information. यानी कि जो इंटरव्यूअर है वो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है जो सामने स्टूडेंट है या जो भी हैं जिनका वो इंटरव्यू ले रहे हैं कि वो अपने आप उस चीज को रिप्लाई करें और जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है उससे वो इंटरव्यूअर गैदर करता है. दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज रिगार्डेड एज लेस ऑब्जेक्टिव बिकॉज इसमें वो उसके इंटरव्यू देने वाले के बेस पे चलता है कि वो किस तरीके से रिप्लाई कर रहा है और उसी इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्वेश्चन को फॉर्मेट करता है. तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है. आई होप यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी होता है कि जो प्रॉपर फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करना, और सब्जेक्टिविटी में आपका पर्सनल व्यू आ जाता है. तो ऑब्जेक्टिविटी क्या हो गया कि प्रॉपर जो फैक्ट्स हैं वो चीज कम हो जाती है क्योंकि उसमें पर्सनल इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है. तो उसकी वजह से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो भी इसमें कम हो जाती है. कल मैंने आपको मीनिंग बताया था रिलायबल एंड वैलिडिटी का, मैं फिर से बताती हूँ. रिलायबल मीन्स होता है कंसिस्टेंसी,
कि आज आप कोई चीज इंटरव्यू ले रहे हैं, 4 दिन बाद अगर आप वही इंटरव्यू लेते हैं तो आपको वही अगर रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, या आपकी जगह कोई और अगर उसका इंटरव्यू लेता है और वही रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, तब तो अगर कंसिस्टेंटली हमको एक ही रिजल्ट मिल रहा है तो वो चीज रिलायबल है। और वैलिड का मतलब ये है कि जो हमने पर्पस, जो हमने सोच के रखा है कि ये चीज होनी चाहिए, अगर वो चीज हो रही है, मतलब वो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है उस चीज को करने से, तो वो चीज वैलिड है। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू में ये चीज ज्यादा होती है और नॉन स्ट्रक्चर में ये वाली चीज का थोड़ा सा कम हो जाता है। फर्स्ट फिर हमारा जो आता है प्रोसीजर आता है। तो जैसे कि हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड में प्रोसीजर था कि हमको पहले एक प्रिपरेशन करनी होती है, द सेम वे हमको इंटरव्यू में एक प्रिपरेशन करना होता है। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज की प्लानिंग करते हो तो आपका जो मेन चीज है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप वो चीज कर क्यों रहे हैं। तो डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इम्पॉर्टेंट। Then locate the population or sample to be interviewed and try to analyze their cooperation in conducting interviews। यानी आप किसी भी चीज का अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी भी का, किसी स्टूडेंट का, किसी का, तो आप एक प्रॉपर पॉपुलेशन सर्च करोगे। ऐसा ही नहीं कि जैसे अगर आपको मान लीजिए आपका लेवल 10th क्लास के लेवल का आपका ऑब्जेक्टिव है और आप 7th क्लास के बच्चे को बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो आपको लोकेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे जो चीज मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ वो 10th क्लास के लेवल का है, तो मेरा स्टूडेंट भी उसी एज का या उसी लेवल का होना चाहिए। तो आप पहले उसको लोकेट करोगे। मोटिवेट रिस्पॉन्डेंट बाय कन्विंसिंग देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी वेल इन एडवांस। कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़े से हेजिटेट करते हैं, अपने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो उसमें इंटरव्यूअर का एक ड्यूटी बन जाती है कि वो रिस्पॉन्डेंट को मोटिवेट करे, उसको थोड़ा इंटरेस्ट शो करे, जिससे कि वो जो हम लोग जो जिस पर्पज से वो कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स करे तो हमको उसका सोल्यूशन मिले। देन गेट इनफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज अबाउट यूजिंग इंटरव्यू टेक्निक एंड कंडक्ट। मतलब आप इंटरव्यू अगर ले रहे हैं तो आप ऐसे ही नहीं ले सकते, आपको उसका प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, किस सीक्वेंस में होने चाहिए, किस तरीके से अपने जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए और किस तरीके से उससे इंफॉर्मेशन डिग आउट करनी चाहिए। तो आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज होना चाहिए। देन सर्वे। सर्वे भी जरूरी है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं उससे पहले आपको सर्वे होना चाहिए कि भाई ये चीजें हैं जो मुझे ये चीज मतलब मुझे अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ये यहाँ से मिलेगी या किस तरीके से मिलेगी। देन चेक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन विच द इंटरव्यू इज टू बी हेल्ड। अभी आप स्टूडेंट अगेन द सेम थिंग कि अगर बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा है, मान लीजिए उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है, तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए उसकी तबियत खराब है, उसको हेडेक हो रहा है, उसको फीवर हो रहा है और उस समय आप उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो हमको इन कंडीशंस को भी फॉलो मतलब इनको भी अपने माइंड में रखना चाहिए। इंश्योर रिस्पॉन्डेंट शुड फील नेचुरल स्पॉन्टेनियस। मतलब बच्चा इतना अनकंफर्टेबल नहीं हो कि मेरे सामने इंटरव्यू हो रहा है, मतलब मैं कैसे रिप्लाई करूं, मतलब इतना कॉशियस नहीं होना चाहिए, उसको एक कंफर्ट सिचुएशन देनी चाहिए जिससे कि वो जितना नेचुरल स्पॉन्टेनियस आपको रिस्पॉन्ड करेगा उतना जल्दी आपका पर्पस सॉल्व होगा। हैव प्रॉपर रिकॉर्डिंग अरेंजमेंट। ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग आप रखें। देन सेकेंड स्टेप है टैकिंग एन इंटरव्यू। तो वो हमने एक प्री प्लानिंग कर ली कि भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब फाइनली हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू लेने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद नेसेसरी लेजिटिमेट आइडेंटिफिकेशन टू द रिस्पोंडेंट। आप रिस्पोंडेंट को सबसे पहले अपने बारे में बताओगे जिससे वो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो कि भाई मैं आज माय नेम इज दिस, आई एम योर ट्रेनर टुडे, आई वांट टू टेक इंटरव्यू एंड द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू इज दिस। तो एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ योर स्टडी इन शॉर्ट। आपको जो इंटरव्यू दे रहे हैं स्टूडेंट उनको एक प्रॉपर पर्पस बताना पड़ेगा जिससे कि आप प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको मिल सके। गिव प्रॉपर टाइम टू द रिस्पोंडेंट फॉर बीइंग रेडी टू द इंटरव्यू। मतलब उसको थोड़ा सहज होने के लिए टाइम दीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम से बम्बार्डिंग कर दी क्वेश्चन की। नो, फर्स्ट लेट द पर्सन टू बी कंफर्टेबल एंड देन स्टार्ट द इंटरव्यू। Then ask the questions very carefully in a spontaneous and informal way and order as planned in your study. फर्स्ट उसको कंफर्टेबल होने के लिए उसको थोड़ा इनफॉर्मली उससे इधर उधर की बात करें, उसको थोड़ा सा मतलब जिससे कि वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंफर्ट हो सके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछें। डोंट डोमिनेट, बी अ पेशेंस लिसनर। मतलब आप स्टूडेंट पे डोमिनेट मत होइए, उसको सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है।
यूज साइलेंस प्रोबिंग टेक्निक फॉर गेटिंग एडिक्वेट रिस्पॉन्स, जस्ट पॉज एंड वेट। मतलब एक प्रोबिंग टेक्निक होती है कि जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए और सामने वाले का वेट करिए कि वो रिप्लाई करे। ऐसा ही नहीं कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, अगर वो रिप्लाई करने में टाइम दे रहा है तो उसको प्रॉपर टाइम दीजिए, उसको कंफर्ट होने दीजिए। Encourage the respondent by giving direct encouragement. It may be as simple as say okay. That means आपको एक encouragement देना है respondent को। Like अगर कोई respondent आपको reply कर रहा है तो आप उसको you can nod your head, you can मतलब you can non-verbally or verbally you can say okay I understand। मतलब आपको एक इस तरीके से show करना है कि you're listening to him or her, जिससे वो थोड़ा और उसको अच्छा लगे कि हाँ someone is listening me। Try to get more desired clarification by asking for elaboration। यानी कि मान लीजिए कि उसने कोई रिप्लाई किया और आपको और उस चीज के बारे में डिग आउट करना है, तो आप उसको बोलिए कि आप प्लीज थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके बोलिए और अच्छे से बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लिखने तो देखो क्या है। आई थिंक किसी का अनम्यूट हो रखा है। ना अपना माइक ऑफ कर लो जिसका भी है। Okay. Ask for the desired clarification by putting questions if needed। यानी कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि उसने कुछ रिप्लाई किया है, उसमें कुछ और क्वेश्चंस आप ऐड करके उसको और क्लैरिफाई आंसर ले सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेट वार्मथ एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अ रिस्पोंडेंट। जो भी रिस्पोंडेंट है उसकी तरफ आप एक अच्छा रिस्पेक्ट शो करिए और उसको एक अच्छा वार्म फील कराइए, जिससे उसको एक अच्छा फील हो, घर जैसा फील हो, तो वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर सके। ट्राई टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स इन ओरिजिनल फॉर्म एंड हैव इट्स टाइमली रिकॉर्ड। यानी कि अगर किसी ने कोई रिस्पॉन्स किया है तो कोशिश कीजिए कि वो नेचुरल वे में या ओरिजिनल जो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए वो चीज आए, कुछ आर्टिफिशियल ना हो, कुछ दिखावा ना हो। एंड हैव इट्स टाइमली रिकॉर्ड, और उस चीज की प्रॉपर रिकॉर्ड करते जाएं। देन द क्लोजर ऑफ द इंटरव्यू। इसके बाद आप इंटरव्यू को क्लोज करेंगे। तो इसके अंदर आप क्या पॉइंट्स देखेंगे? सी दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे आर रियलाइज्ड एट द मोस्ट ऑस डिसाइडेड। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मैंने जिस पर्पज से इंटरव्यू किया वो ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड शुड बी एज कंप्लीट एज पॉसिबल। मतलब मैं जिस इंफॉर्मेशन को चाह रही हूँ वो सारी चीज मुझे आ गई कि नहीं, वो सारा चीज कंप्लीट हुआ कि नहीं। थैंक द रिस्पोंडेंट टू अलाउइंग यू टू टेक हिज इंटरव्यू। एक अच्छे जेस्चर के लिए आप हमेशा अपने रिस्पोंडेंट को थैंक्स बोलिए आफ्टर इंटरव्यू कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। Assure the respondent to send the result of your study। आपने जिस पर्पज से वो इंटरव्यू लिया, उसका आपने जो भी स्टडी किया उसका रिजल्ट उस रिस्पोंडेंट को जरूर भेजिए, जिससे कि उसको भी एक अच्छा फील होगा कि आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस सर्वे। अलाउ अ फ्यू मिनट फॉर वाइंडिंग अप द इंटरव्यू एंड नेवर बी इन रश। कभी भी इंटरव्यू को जल्दी खत्म करने की कोशिश न करें, उसको प्रॉपरली वाइंड अप करें। ट्राई टू ड्रॉ नेसेसरी कंक्लूजन फ्रॉम द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। यानी जो भी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन आपने जो भी इंटरव्यू लिया है उससे एक प्रॉपर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेगी। हाँ मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व हुआ और इसका फाइनल ये रिजल्ट आया है, तो इसलिए प्रॉपरली रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। नाउ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द इंटरव्यू। तो पहले हम मेरिट्स की बात करते हैं। प्रोवाइड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन। क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो आप बंदे को जज भी कर सकते हैं, बच्चे की फीलिंग्स को भी जज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उससे आप काफी कुछ चीजों को जज कर सकते हैं कि हाँ बच्चा इस समय किस मोड में है। वेरी लिटिल डेंजर ऑफ नॉट गेटिंग आंसर टू द क्वेश्चंस। आप कभी मॉल में जाते हैं, ठीक है, आपको एक क्वेश्चनरी दे देते हैं कि भाई इस पे टिक कर दीजिए, तो जो आप देते हैं तो कुछ तो आपके पास वापस आते हैं, कुछ वापस नहीं आते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि वो आपका एक नॉट गेटिंग आंसर वाली सिचुएशन हो जाती है। बट जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके सामने कोई बैठा हुआ है, तो उसको रिप्लाई करना ही होगा। नहीं भी करेगा तो आप उसको पुश कर देंगे कि हाँ, या फिर आप ईमेल भी भेजते हैं, कई बार ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा, और नहीं भी आया तो आप वहीं की वहीं पुश कर सकते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो यहाँ पर जो नॉट गेटिंग आंसर वाली सिचुएशन है वो बहुत मिनिमम होती है। इट इज फ्लेक्सिबल टूल एडजस्ट एज पर द सिचुएशन। ये बहुत फ्लेक्सिबल है कि आप ये जैसे कि स्ट्रक्चर में तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता,
बट जो नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं और आप जिस चीज को जज करना चाहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं। तो इसलिए ये इसके फायदे हैं। नाउ डीमेरिट्स क्या हो गए? ऑफन हेल्ड इन आर्टिफिशियल सिचुएशन नॉट नेचुरल। अगेन द सेम थिंग, क्या होता है, रिस्पोंडेंट के आगे आप बैठे हैं तो रिस्पोंडेंट जो है थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा। तो जो उसका नेचुरल जो है कि वैसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट है बट आपके सामने जाके वो कॉशियस हो गया, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहा, तो वो आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाएगा। तो एक ये कमी आ जाएगी इसमें, इस तरीके की सिचुएशन में। देन सफर सब्जेक्टिविटी बायस ऑफ द ऑब्जर्वर। अगेन द जो ऑब्जर्वर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसकी सब्जेक्टिविटी आ सकती है, यानी उसकी बाइसनेस आ सकती है कि अगर वो उसका फेवरेट स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दे देगा, अगर उसके फेवरेट नहीं है तो हो सकता है उसका कुछ पुराना रेवेंज हो वो निकाल ले। तो ये चीज भी इसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नीड्स वेल ट्रेन्ड कॉम्पिटेंट इंटरव्यू। इसके लिए इंटरव्यू के लिए एक इंटरव्यूअर को प्रॉपरली वेल ट्रेन्ड और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको आना चाहिए कि किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। तो कोई भी बंदे को आप इंटरव्यू के लिए नहीं बोल सकते हैं, उसको पूरा प्रोसीजर आना चाहिए कि इंटरव्यू को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए आपको एक अच्छा इंटरव्यू ढूंढना पड़ता है। इट इज कॉस्टली, कंज्यूम टाइम, लेबर एंड मनी। ये महंगा पड़ता है क्योंकि आप पर्सनली आप हर बंदे से टाइम भी दे रहे हो, उस पर खर्चा भी कर रहे हो, अपना इतना मेहनत लगा रहे हो, तब जाके आपको अपना मैटर मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा महंगा और टाइम डिवोटेड आपका एक मेथड हो जाता है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक बार स्टॉप करती हूँ। अब किसी को भी अगर इंटरव्यू मेथड में शुरू से लेके यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम है एक बार मुझसे पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करूंगी। प्लीज एनीवन? क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं? यस। ओके, नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आई थिंक यू नो। जर्नल्स मतलब क्या होता है कि कोई अपनी कोई जर्नी ऑफ लाइफ लिख रहा है, अपनी कुछ किसी की आदत होती है राइटिंग की, मतलब अपनी कुछ अपनी फीलिंग्स लिखने की आदत होती है। कई लोग बहुत अच्छा पोएम लिखते हैं, कई लोग बहुत अच्छी राइटिंग करके अपना वो सब लिखते हैं, तो एक जर्नल्स होते हैं। तो कुछ बच्चों की भी ये आदत होती है कि वो अपनी कुछ फीलिंग्स को, कुछ एक्टिविटीज को या उन चीजों को एक पेपर पे पेन डाउन करते हैं। तो अगर किसी टीचर को किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ जानना है तो वो उसके थ्रू भी उसकी नॉलेज ले सकता है। तो इट इज अ टर्म यूज फॉर रिकॉर्डिंग इन वंस नोट, डायरी और पीस ऑफ पेपर one's own reflections and insight concerning ideas, personal thoughts, experiences and learning process of a course। यानी कि बच्चे के अपने खुद की जो इंटरनल थॉट्स होते हैं उसको जानने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि वो अकेले में बैठ के अपनी मन की कुछ फीलिंग्स लिख रहा है और उसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चा भी किस स्टेटस में है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। Children, while maintaining it, are fun to record their own analysis, it should be are found to record their own analysis of about formal and informal experience at many places। कुछ बच्चे इसको जो मेंटेन करते हैं वो अपना खुद का एनालिसिस किसी चीज को लेके रिकॉर्ड करते हैं। तो वो कैसा भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो इसमें क्या क्या आएगा? What he has done, what he has experienced or learned, मतलब उसने क्या किया और उससे उसने क्या सीखा। It include product of his reflection in form of thoughts of good and bad experiences and the things he could have done better। ये भी आपको मिल सकता है कि वो क्या सोचता है कि उसने कोई पर्टिकुलर अगर एक्टिविटी की तो ये उसने अच्छा किया या बुरा किया, या उससे उसको क्या एक्सपीरियंस मिला, या फिर उसके दिमाग में ये भी है कि वो और इसको बेटर कैसे कर सकता था। तो ये सारी नॉलेज आप उसमें आपको मिल जाएगी। इट इंक्लूड्स हिज इंडिविजुअल वर्क एंड एज वेल एज कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव वर्क विद अदर्स। तो कई बार वो बच्चा अपने खुद के बारे में और दूसरे के साथ भी उसका कैसा रहा, उसने किस तरीके से दूसरे के साथ मिलके काम किया, वो वाली चीजें भी आपको मिल जाती हैं बच्चा उसके बारे में अगर लिखता है तो। इट फोकसेस ऑन इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ लर्न्ड कंसेप्ट। तो उससे आपको ये भी पता चलता है कि बच्चे का कितना लर्न्ड कंसेप्ट है, वो कितना अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है या कितने अच्छे से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है और उसको अप्लाई कर पा रहा है।
Thus, reflecting journals are a valuable platform for a child student to express his reflection and insight. तो ये बहुत अच्छा और वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म हो गया, क्योंकि आप उसमें बाकी जो हमने 2 मेथड्स पढ़े थे उसमें आप एक्सटर्नल चीजों को जज कर पा रहे थे. ये एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप उसके अंदर की खूबियों को देख पा रहे हैं. दे मे राइट इट इन देयर ओन हैंड राइटिंग और कैन टाइप. तो वो किसी भी वे में हो सकता है, या तो उसने अपने हाथ से लिखा हो या टाइप किया हो. द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल. फॉर्मेट भी है ना, इसका कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता है, बच्चा किसी भी वे में लिख सकता है. तो स्ट्रक्चर जर्नल्स होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं. स्ट्रक्चर जर्नल्स में क्या करते हैं कि बच्चों को, आपको एक क्वेश्चन बच्चों को दे देते हैं कि भाई ये एक क्वेश्चन है, अब अपनी फीलिंग्स इसके बारे में बताओ कि यहाँ पे अगर ये सिचुएशन है, आप इस पे होते तो आप क्या करते. तो इट इज अ स्ट्रक्चर जर्नल. अनस्ट्रक्चर्ड में क्या हो गया, the students are required to record their reflections and insight thoughts feeling and interest. उसमें ये बोलते हैं कि आपको जो पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हो, आपकी जो फीलिंग्स है आप उसको नोट डाउन करो. तो अनस्ट्रक्चर्ड में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दे दिया जाता है. अनस्ट्रक्चर्ड में आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स है उसको आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है. जनरली द अनस्ट्रक्चर्ड जर्नल्स वन हैज टू पिक अप अ free style of expression involving writing about what happened, why it happened, what one has learned from the experience. तो जो अनस्ट्रक्चर होते हैं उसमें बच्चों को बोला जाता है कि आप अपनी फीलिंग्स थॉट्स लिखो. तो बच्चे अपने हिसाब से कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसने उससे क्या सीखा, तो वो अपने हिसाब से किसी भी अपने कोई भी एक इवेंट को राइट डाउन कर सकता है. The overall reflective outcomes then can be arranged or sequenced properly by following 3 aspects on your part. तो जितना भी उनका रिफ्लेक्टिव आउटकम है उसको एक प्रॉपरली अरेंज किया जा सकता है और उससे 3 एस्पेक्ट्स निकाले जा सकते हैं. डिस्क्राइब व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस. तो उससे ये पता चलेगा कि वो, उससे हम ये चीज पूछ सकते हैं कि अब तुम ये बताओ कि तुमने क्या मतलब एक्सपीरियंस किया. एनालाइज द एक्सपीरियंस इनकाउंटर. उसको एनालाइज करो. इवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट अप योर एक्सपीरियंस. और उसको इवेल्युएट करो कि तुमने जो किया या ठीक किया या नहीं किया. तो उससे आप टीचर एक उसको अरेंज करके और उससे फिर बच्चे से काउंटर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. इन द फॉलोइंग मैनर रिफ्लेक्टेड जर्नल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट. तो इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, व्हाट आर द मेरिट्स. It can tell us about the latest status and affairs related to his adjustment with other and self. तो इसमें हमें बच्चे की लेटेस्ट स्टेट ऑफ माइंड पता चलती है और उसके दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट पता चलते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो वो दूसरों के साथ क्या फील कर रहे हैं वो भी चीज शेयर करेंगे. तो ये चीज भी उसमें इंक्लूड हो सकती है. इट टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ इंटरेक्शन रिलेशन ही इज हैविंग विद अदर्स. अगर बच्चा अच्छा है, हैप्पी मोड में है, यानी उसके पर्सनल रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, इंटरेक्शन अच्छा चल रहा है. बच्चा सैड मोड में है, दैट मीन्स बच्चा कुछ लोनली फील कर रहा है, उसके रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं है, तो उससे एक जज करने में हमको इजी रहता है. टेल अस टू नाउ अबाउट हिज स्पेसिफिक इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, डिजायर्स, विशेस एंड एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा. ये हमें बच्चे के स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बारे में बताता है. एप्टीट्यूड क्या होता है, उसको किसी चीज को लर्निंग, बहुत फास्ट लर्निंग, मतलब किसी चीज के बारे में बहुत जल्दी जानना. एप्टीट्यूड मतलब अच्छे से चीजों को करना. एटीट्यूड, डिजायर, विशेस एंड एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें हमें बच्चे की पता चलती हैं. टेल्स अस अबाउट हिज फिजिकल एंड मेंटल इमोशंस, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ. उसकी ये सारी चीजें भी पता चलती हैं कि फिजिकली तो मतलब फिजिकली मतलब फिट है कि नहीं है, मेंटल उसके भी क्या इमोशन चल रहे हैं, सोशली वो कितना डिवोटेड है या स्पिरिचुअल है या नहीं है, ये सारी चीजें हम बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल गेटवे और विंडो पीपिंग थ्रू देयर इनर फीलिंग्स ऑफ माइंड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसके थ्रू हमको बच्चे की इनर फीलिंग्स पता चलती हैं. Gets better knowledge about his intellectual level, higher cognitive abilities, creativities and inventiveness. यानी कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड एबिलिटीज, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, क्रिएटिविटी कितनी है उसके अंदर, ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं. Tells us about the difficulties, problems, obstacles, stress and anxiety. अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम से चल रहा है, कुछ उसको डिफिकल्टी है, कोई स्ट्रेस उसको है, कोई एंग्जाइटी है, तो वो कहीं ना कहीं उसके उस जर्नल में शो कर जाएगी, तो टीचर को उस चीज का आइडिया हो जाता है.
we get to know about his previous knowledge and need to increase it. हमें ये भी पता चलता है कि अच्छा बच्चे का जो अभी नॉलेज स्टैंडर्ड है या स्टेटस है वो ये है करंटली, और अब हमें कितना वर्क करना है जिससे कि वो बढ़ सके. Gets to know about the knowing, understanding and reflective level of a child. बच्चे का रिफ्लेक्टिव लेवल पता चलता है. नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 तरीके के लेवल्स होते हैं. नोइंग लेवल जो होते हैं वो किसी चीज के बारे में जानना. अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है किसी चीज को समझना, जो कि जानने से ऊपर का लेवल है. और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि किसी चीज को जानने के बाद उसको अप्लाई करना या फिर उसको शो करना अपने एटीट्यूड में. तो ये सबसे हाई लेवल आ जाता है चाइल्ड का. तो ये तीनों लेवल हम जर्नल्स के थ्रू पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स. अब ये बताइए रिफ्लेक्टिव जर्नल में किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं भी? एनीवन? नहीं. क्लियर है? यस. पूजा, यस बोलिए. यस, इसमें एक पॉइंट था कि हम ना पता कर सकते हैं कि बच्चे का फिजिकल और मेंटल इमोशंस, तो फिजिकली कैसे इससे पता चलेगा? फिजिकल ये है कि बच्चा बीमार है तो वो उन चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा ना. वैसे तो मैं भी इस पॉइंट को इतना नहीं समझ पाई, बट मेरे हिसाब से फिजिकल का यही मीन होना चाहिए कि अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो जो लिख रहा है उसमें भी उसके मतलब आप जब फीवर में है, आप तबीयत ठीक नहीं है या आपको कोई डिजीनेस है तो आप वो चीज़ आप उसको एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर सकते पेपर पे. तो वो फिजिकली भी आपको पता चल जाएगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ उसका यही. यानी कि मतलब फिजिकल कोई इलनेस है उसको, तो उसकी हाँ, मतलब कि राइटिंग में वो शो होगा. फिजिकली फिट नहीं है तो फिर वो Okay. फिजिकली आपकी जो बॉडी है वो फिट नहीं है, आप फटीग में हो, स्ट्रेस में हो तो मेंटली आ जाता है. लेकिन जैसे आपकी बॉडी जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रही कब कोई भी काम करने के लिए, है ना. तो ये सारे जो बॉडी के सिम्टम्स आ रहे हैं वो फिजिकल आ जाता है. मेंटली इमोशंस आ जाते हैं कि आप स्ट्रेस में हो या कुछ आपके वरी है या किसी डिप्रेशन में हो या किसी भी चीज़ की आपकी माइंड में टेंशन है वो आ जाता है. और सोशली आपका कैसा रिलेशन है और स्पिरिचुअली आप इंटरनली सोलफुली कितने अवेकन्ड हो. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें जब आप लिखते हो या किसी तरह से रिफ्लेक्ट करते हो तो वो सारी चीजें हम परसीव कर पाते हैं. ठीक है. सो वेल डन पूजा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को लेकर भी, और जो पहला जो टॉपिक था इंटरव्यू वो भी बहुत अच्छे से किया.